सो द चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स, हमको आइडिया लग गया कि किस तरह से मेटल्स बिहेव करते हैं, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नॉन मेटल्स का भी हमें आइडिया लग गया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोनों के कंपैरिजन क्या है। साथ में हमने देखा कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किस तरह से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इतना आइडिया लग गया। इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत करोजन के बारे में भी समझ लिया। अब हम जो बात करेंगे दैट इज़ एसोसिएटेड विथ अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेटलर्जी। इनफैक्ट मेटलर्जी जो है वो ऐसा इंजीनियरिंग की ब्रांच आप कह सकते हो या साइंस की ऐसी ब्रांच कह सकते हो जिसमें हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं और मेटल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब कि मेटल्स को हमें ऑब्टेन कैसे करना है, नेचर में मेटल्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं और क्या फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेसेस यूज़ की जाती हैं टू ऑब्टेन देम फ्रॉम नेचर। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि मेटल्स किस तरह से मिलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें मालूम ही है। मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि किस तरह से मेटल्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटलर्जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें याद रहे। आई एम श्योर रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने याद कर ली होगी। तो अभी एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखने वाला हूँ। तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है और मैंने जो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में आपको सिखाया है, आप देखो कि चेक करो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस हेयर ऑल्सो, दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शंस में तो हमने यूज़ किया ही था। मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख रहा हूँ, आप भी पेपर पे लिखो, उसके बाद इसको प्ले करना और चेक करना कि आपने क्या चीज़ मिस करी है। अगर कोई चीज़ मिस नहीं करते हो तो अच्छा है, आपको सब याद है, ठीक है। तो हियर वी गो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक तो नॉन मेटल है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्यों रखा है हम पहले भी बात कर चुके हैं। और क्योंकि मेटलर्जी के हिसाब से हम इसे तैयार कर रहे हैं तो एक चीज़ और ऐड कर लेना, यहाँ पर लिख दो कार्बन, जिंक और एल्यूमिनियम के बीच में, और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे मैग्नीज भी रख लो क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसकी एक्सट्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, है ना। तो मेटलर्जी बेसिकली जैसा कि हमने कहा कि वो साइंस है जिसमें हम ये सीखते हैं कि नेचर से मेटल को किस तरह से ऑब्टेन किया जाए। मेटल प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। जैसे नॉन मेटल मेटल हमने एलिमेंट्स के एग्जांपल्स में रखा था, तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो मेटल्स भी वही हैं। और ये जो प्योर फॉर्म में सब्सटेंसेस हैं ये नेचर में किस तरह से मिलेंगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में उनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो बड़ा क्विक रिएक्ट कर लेते हैं किसी ना किसी चीज़ से। अब अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है तो ऑक्साइड्स, बहुत सारों के ऑक्साइड्स मिलने वाले हैं। क्लोराइड मिल जाएगा किसी का, कुछ सल्फाइड्स मिल जाएंगे, कुछ कार्बोनेट्स मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम एक्चुअली उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी अरेंज करते हैं तो हमको पता चल जाता है
कि कौन से मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। जो मेटल्स लेस रिएक्टिव होंगे ऑब्वियसली उनके रिएक्शन के लिए, मतलब जो कम रिएक्शन आसानी से रिएक्शन नहीं करते, उनके कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और बॉटम पे जो हमको गोल्ड एंड प्लैटिनम दिखता है, ये तो इनफैक्ट नोबल मेटल्स कहलाते हैं, ये तो रिएक्शन करते ही नहीं, तो इनके कोई इस तरह के सब्सटेंसेस मिलेंगे नहीं जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। कंसेप्ट इज़ कि अगर कोई मेटल जैसे गोल्ड है या प्लैटिनम है, अगर कोई अपने नेटिव फॉर्म में मिलता है बिना किसी कंपाउंड के, वो अपने प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसको ढूंढ लो, निकाल लो, उसके लिए तो कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में विद अदर नॉन मेटल्स के साथ में एक आयनिक कंपाउंड बना करके मिलता है अर्थ क्रस्ट में, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो उन मिनरल्स में से हम देखें कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब यही है कि मेटल को उनके कंपाउंड्स में से प्योरेस्ट फॉर्म में निकालना, और इस प्रोसेस में फिज़िकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस एज़ पर रिक्वायरमेंट मिलती है। जब वो निकल जाता है तो हम उसको रिफाइनिंग करके उसका प्योरीफिकेशन करते हैं। तो मेटलर्जी में हम जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से, क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल मेथड्स करके हम किसी मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो, जो मेटल है, हमने एक वर्ड यूज़ किया मिनरल। मिनरल्स जो होते हैं वो मेटल्स या मेटल कंपाउंड्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जिसको माइनिंग करके हम गड्ढा खोद करके निकालते हैं। ऐसे मेटल कंपाउंड्स को मिनरल्स बोलते हैं। मेटल कंपाउंड्स जो ज़मीन खोद करके निकल जाएं, दे आर जनरली कॉल्ड एज मिनरल्स। अब इन मिनरल्स में से कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। इनको हम बोलते हैं ओर्स, ठीक है ना। मिनरल्स उन सारे मेटल कंपाउंड्स को बोलेंगे जिनमें मेटल कंपाउंड्स हैं, तो मेटल तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल से आप मेटल निकाल पाओ प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली का मतलब ये समझें कि अगर कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए कोई कंपनी लगी हुई है, कोई बिजनेसमैन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको अपना जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस प्रोसेस में, और वो इसलिए ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, अपनी मशीन्स लगाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि जो मेटल निकलने वाला है वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच सकता है। प्रॉफिटेबल वेंचर है ये उसका। तो अगर ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और उसके बाद जो रिटर्न होगा वो इतना नहीं होगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, मतलब यानी अगर वो देखता है कि कोई मेटल कंपाउंड तो है लेकिन मेटल कम निकलने वाला है, या मेटल तो शायद बहुत निकल जाएगा लेकिन उसमें खतरा बहुत है, जान का जोखिम है, हो सकता है किसी को उसमें एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, बहुत ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाना है, तो ऐसी जगह पे भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली तो हम कहते हैं कि ओर्स कैन बी डिफाइंड एज द मिनरल्स और द मेटल कंपाउंड्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, है ना। ये बात अगर हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली जहाँ से मिल जाए, हमको जिस कंपाउंड से मेटल मिल जाए उसको हम उस मेटल का ओर बोलते हैं। ज़मीन खोदेंगे तो हमको ओर्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और वो मिनरल्स जिनसे हम प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली अपने मेटल्स निकाल सकें, दे आर ओर्स। तो हम कुछ ओर्स को देखते हैं। हाँ, ये कुछ पिक्चर मैंने इंटरनेट से उठाई है। हाँ, ये जो आपको दिख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स हैं। ये इस तरह के दिखते हैं, ये पत्थर जैसे दिख रहे होंगे आपको, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे,
है ना। यहाँ पे बॉक्साइट दिख रहा है जिसमें से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, यहाँ पे गैलेना दिख रहा है जिसमें से लेड निकलता है, यहाँ पे मैग्नेटाइट दिख रहा है जिसमें से हम आयरन निकालने वाले हैं, है ना। ये सब कुछ ना कुछ ऐसे, इन सबको हम ये जैसे देखो वोल्फ्रामाइट दिख रहा है, इसमें से वो टंगस्टन जिससे आप बल्ब का फिलामेंट बनाते हो ना, वो मैग्नेसाइट से भी हमारा वो मैग्नेटाइट से आयरन निकलता है, मैग्नेसाइट से मैग्नीशियम निकलता है। तो ये सब अलग अलग मेटल्स को निकालने वाले ओर्स हैं। ओर्स मतलब इस तरह के दिखेंगे जब उनको निकाल करके और फिज़िकल प्रोसेस से उसको साफ़ करके जब हम अलग कर देंगे मिट्टी पत्थर से, तो ये इस तरह के अपीयर होते हैं। नेटिव कॉपर दिख रहा है, देखो कॉपर नेटिव फॉर्म में भी मिल सकता है, हमेशा नेटिव फॉर्म में ही मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन नेटिव फॉर्म में मिलता है तो हम उसको नेटिव कॉपर बोलते हैं। हाँ, नेटिव फॉर्म में अदरवाइज़ गोल्ड मिलता है, गोल्ड मिल सकता है, और नेटिव फॉर्म में प्लेटिनम मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि कम रिएक्टिव, जो कम रिएक्टिव है किसी से रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीजन तक से रिएक्शन नहीं करता, जिसका ऑक्साइड भी नहीं बनता, वो किसी से और से भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और वो क्योंकि रिएक्शन नहीं करेगा तो जब भी मिलेगा अपने नेटिव फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ हमने ये लिस्ट देखते हैं हम, दीज आर द ओर्स। ओर्स के टाइप्स कैसे लिखते हैं हम, देखो ये केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इसे बोर्ड एग्जाम के लिए याद करो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने कहा ऑक्साइड्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स, हेलाइड ओर्स, हेलाइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑक्साइड्स में एलिमेंट यानी कि जो मेटल की हम बात करें, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन। हाँ, कॉपर का ऑक्साइड Cu2O क्यूपराइट नाम से जाना जाता है, Cu2O क्यूपराइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3.2H2O यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। आयरन हीमेटाइट नाम से भी है, Fe2O3। मैग्नेटाइट भी होता है, Fe3O4। टिन ये कैसेटराइट, SN मतलब स्टैनम होता है, हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी स्टैनम लिखा है। आप अपनी बुक से कंपेयर करोगे रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हम अभी देख रहे थे, तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगी चीज़, को हटा देते हैं। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो हमने यहाँ पे टिन भी रखा है, आयरन और लेड के बीच में। आपकी बुक में टिन नहीं है ना, मैग्नीज नहीं है, कार्बन नहीं है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो काम आ सकती है। तो ये तो ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, इनके सबके ऑक्साइड्स हैं, और ये उनके वो नाम है जिन नाम से इनको कमर्शियल यूज़ के समय जाना जाता है ना। कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है, जो ओर है, उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। कार्बोनेट ओर्स, कैल्शियम लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते ही हो। जिंक का कैलेमाइन है, जिंक कार्बोनेट। हाँ, फिर आयरन का सिडराइटर, FeCO3, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता। हाँ, हमारा हीमेटाइट, मैग्नेटाइट है ऑलरेडी, हीमेटाइट से काम चलाते हैं। सल्फाइड ओर्स में देखें, जिंक का सल्फाइड होता है, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। हाँ, ZnS। कॉपर का कॉपर ग्लैंस होता है, Cu2S। लेड का गैलेना हम देख रहे थे अभी। मर्क्यूरी, सिनाबार, HgS। हेलाइड ओर्स, ये नाम आपकी बुक में भी ध्यान रखना, सिनाबार आपको आपकी बुक में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमको जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है आप इनको फॉलो करना, याद कर लेना। हेलाइड ओर्स, सोडियम क्लोराइड अपना रॉक सॉल्ट है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। फ्लोराइड जो एक हेलोजन ही होता है, फ्लोराइड उसका बेसिकली नाम है, फ्लोरस्पार, CaF2। ये बेसिकली आपका कैल्शियम फ्लोराइड है, तो कैल्शियम का ओर है। हाँ, फ्लोरीन के साथ में उसका, इसलिए हेलाइड ओर बोलते हैं। और सिल्वर, हॉर्न सिल्वर नाम से सिल्वर क्लोराइड है। तो द आइडिया इज, इसका आइडिया आप समझ लो, है ना। हम आज केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मेटल्स किस तरह से
मिलते हैं नेचर में, तो मेटल इस तरह से मिलते हैं, मतलब मिनरल्स होते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं मेटल्स के, तो लेकिन हमने उन सेलेक्टेड ओर्स का नाम रखा है यहाँ पे कि इतनी तरह के ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स या हैलाइड्स हैं जिनसे हमको प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हम निकाल सकते हैं उसको। मेटल हमको उनसे मिल सकता है। तो हमने आइडिया इसका डिस्कस करना है कि करना क्या है हमको एक्चुअली हमारे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, कि सबसे पहला काम तो ये करें कि हम उसमें से मेटल्स जो हैं उनका एनरिचमेंट कर दें। मतलब जो गड्ढा खोद करके हमने मिनरल्स निकाले हैं उनमें ओर हो सकता है, अगर ओर है, हमने पहचान कर लिया कि ओर है, तो हम उसमें से मिट्टी पत्थर सबको निकाल देंगे, साफ़ कर देंगे, ओर मिल जाएगा। ओर को क्रश करके क्लीन करके और फिर उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस में डालेंगे। तो मतलब ये जो सेपरेशन मेथड है ओर का इम्प्योरिटीज से, शुरू में जो हमने किया वो सब फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमको उनका कंपोजिशन देखना पड़ता है कि ये ऑक्साइड है कि कार्बोनेट है कि सल्फाइड है, क्या है, जो है उस हिसाब से बिहेव करेंगे। तो आइडिया सिर्फ इतना है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है केमिकल रिएक्शन चैप्टर में, आपको पता है कि किसी भी ऑक्साइड में से, समझो कोई मेटल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें से अगर ऑक्सीजन को निकाल देंगे, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, एनी कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमने हाइड्रोजन का भी नाम सुना है, कार्बन का भी नाम सुना है, ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे तो आइडिया इज कि वो मेटल्स जो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं, जिनका ओर हमने निकाल लिया है, उस ओर से केमिकल रिएक्शन के थ्रू मेटल बनाई जाए। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अप टू एल्यूमिनियम हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद हमने मैग्नीज लगा दिया, बीच में कार्बन लगा हुआ है, देखो जिंक, आयरन, टिन, लेड, यहाँ तक, हाँ कुछ हद तक कार्बन भी, हम इनको बोलते हैं कि दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। जो नीचे वाले कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ये सब जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल्स, बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ओर्स, जैसे हमने सोडियम में देखा रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, या हम कैल्शियम का भी देख रहे थे, ये हमने मैग्नीशियम का भी देखा था, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड आप देख रहे थे, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इन मेटल्स को आपने अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उनको पहले मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करो। हाँ, मोल्टन फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम उनमें से उनका इलेक्ट्रोलिसिस करके और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मेटल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कैटायन है, तो कैथोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि मेटल को कैथोड पे प्योरेस्ट फॉर्म में, इसका फ़ायदा ये होता है कि प्योरेस्ट फॉर्म में हमको मेटल मिलता है ना। प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल मिलेगा मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस का खर्चा नहीं करना, रिफाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ऑलरेडी प्योरेस्ट फॉर्म में मिली है उसको और ज़्यादा प्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स इस तरह से मिल जाते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम के नीचे, अब आप इसमें मैग्नीज भी ले सकते हो, समहाउ जिंक, आयरन तो है, ये सब जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनका देखना पड़ता है कि क्या कंपाउंड है। जैसे अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में है, जैसे कि आयरन का ऑक्साइड मिलता है ऑलरेडी, तो आप उसका ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो तो मेटल बचेगा। ये मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं भी है तो उसका रिफाइनिंग कर देंगे। तो ऑक्सीजन कैसे निकाल दें, उसको कार्बन के साथ में जला दो, तो हम कहते हैं रिडक्शन विद कार्बन। हाँ, वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है उनको कार्बन के साथ में, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसकी ऑक्सीजन निकाल देंगे, कार्बन उसकी ऑक्सीजन ले जाएगा और हमको मिल जाएगा आयरन, है ना। तो मेटल लेने का एक तरीका तो ये है कि ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकाल दें, यानी ऑक्साइड्स का रिडक्शन।
लेकिन जो ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है उनका क्या करें, उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं, जिनके जो कार्बोनेट्स हैं उन कार्बोनेट्स के साथ एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है, हमने नाम देखा था इधर, कैलामाइन एक और का नाम है। कैलामाइन जो है उसका आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करोगे। अपॉन एक्सेसिव हीटिंग जिंक कार्बोनेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। आपने कार्बोनेट था उसको ऑक्साइड बना लिया। अब जब ये ऑक्साइड बन गया तो फिर कार्बन के साथ गर्म कर लो, ऑक्सीजन निकल जाएगी, जिंक बचेगा। अगर वो कार्बोनेट नहीं है, सल्फाइड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको एक्सट्रीम हीट दो। द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के साथ में, रोस्टिंग सल्फाइड के साथ में। जिंक का सल्फाइड होता है, हमने पढ़ा था जिंक ब्लेंड। ये जिंक ब्लेंड जो है इसको ऑक्सीजन के साथ में एक्सट्रीम हीट आप देते हो ना, तो द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस रोस्टिंग के बाद में जिंक का ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड बन गया तो आपको पता है क्या करना है, कार्बन के साथ में उसका रिएक्शन करा दो, यानी कार्बन उसका रिडक्शन कर देगा। तो कार्बन की प्रेजेंस में कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम उसका रिडक्शन कर लेते हैं, जिंक मिल जाता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, हमने कहा कि हाइड्रोजन के नीचे मिलने वाले कॉपर वगैरह, मर्क्यूरी वगैरह, जो अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो थर्मल रिडक्शन करना, Cu2O क्यूपराइट। हाँ, हमारी टेबल में देखा था हमने थोड़ी देर पहले, क्यूपराइट जो है कॉपर का ऑक्साइड है, Cu2O। सिंपल उसको हीट करो, ऑक्सीजन वैसे ही निकल जाएगा उसका। हाँ, दिस इज नोन एज थर्मल रिडक्शन। हीट से रिडक्शन, हीट से किसी का ऑक्सीजन निकाल लेना। कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव मेटल है, कॉपर और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली वीक बॉन्ड है, तो हीट से, एक्सेसिव हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम थर्मल रिडक्शन। और अगर वो सल्फाइड फॉर्म में, जैसे कॉपर का सल्फाइड है Cu2S, हम कह रहे थे कॉपर ग्लैंस, या सिनाबार नाम हमने देखा, HgS मर्क्यूरी का सल्फाइड है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे होता है तो हम उसको पहले रोस्टिंग करेंगे और उसी प्रोसेस में, उसी हीट से जब ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन जाएगा वो अपने आप ही मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस सेक्शन हमको ये चीज़ें पढ़नी हैं। आप अपनी बुक खोलें, आपकी बुक में अकरेंस ऑफ मेटल्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा है मैंने। जो आपको बातें बताई, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी वीक है ना, जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो। और ये फ्लो चार्ट देखो, जो मैं बात बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर से फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, इसको इनरिचमेंट इसी को कहते हैं, जो मैं कह रहा था। इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन एक ही बात है, कि उसमें से जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है उसका रिमूवल। फिर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, प्योर मेटल मिल जाएगा। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, कार्बोनेट ओर है, कैल्सिनेशन करो। सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग करो, ऑक्साइड मिल जाएगा, ऑक्साइड का रिडक्शन कर दो, कार्बन की हेल्प से प्योरीफिकेशन कर दो, मेटल का रिफाइनिंग कर दो। और मेटल लो रिएक्टिविटी का है, ऑक्साइड ओर है, सीधे ही उसका ऑक्सीजन निकल जाएगा थर्मल रिडक्शन से, वो यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग के बाद में मेटल मिल जाएगा और उसकी रिफाइनिंग कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की है। कल हम स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। हम बात करेंगे व्हाट इज़ रोस्टिंग, व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, और दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किस तरह से की जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास से पहले इसको वर्ड बाय वर्ड अच्छे से सीख लो। ठीक है ना, पढ़ लो। थैंक यू।